अपने यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही इकोनॉमिक्स की हमारी दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलता है, जहां पे इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट को आपको दिया जा रहा है ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सभी कॉन्सेप्ट अर्थात थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। इन केस आप लाइव क्लास नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, क्योंकि थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक बहुत सारे कंफ्यूजन की स्थिति विद्यमान होती है। लेकिन एक सिस्टमेटिक वे से एक बार आप इकोनॉमिक्स को पढ़ लेते हैं तो ये सारे कंफ्यूजन ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सटीक साधारण भाषा में इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स की कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है ताकि आप बेहतर ढंग से कॉन्सेप्ट को तैयार कर सकें। इसके अतिरिक्त आपको मैं यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए और दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। कम से कम 1 घंटे रोज नोट्स पढ़ा करिए, तब तक पढ़ा करिए जब तक सिलेक्शन मिल नहीं जाता है। इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। सप्ताह में 1 या 2 टेस्ट दीजिए, देखिए कि आप जो टेस्ट दे रहे हैं उसमें गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उस गलतियों को सुधारिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस यहाँ पे करवाई जा रही है। मतलब सब कुछ मेरे द्वारा कवर कराया जा रहा है। अगर सिस्टमेटिक वे से इसे आप एप्लीकेशन पे फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते हैं, तो यार प्रश्न कहाँ से बनेगा। बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम की है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं या एक बार एडमिशन आप लेते हैं और एक से ज्यादा बैच में आप पढ़ना चाहते हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं, चाहे वर्तमान में चाहे इन फ्यूचर में। तो एडमिशन ओपन है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट अपने कोर्स को परचेज कर लीजिए। इन केस अगर आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं या आपको कोई भी समस्या है, कोई भी इंक्वायरी है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। इस नंबर पे आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं किसी भी इंक्वायरी के लिए। आपको सभी बैच मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, बिहार टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, यूजीसी नेट, झारखंड टीजीटी पीजीटी, झारखंड जेट, मध्य प्रदेश में टेट और सेट के लिए अलग अलग बैच है, उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए अलग बैच है, एलटी ग्रेड के लिए अलग बैच है, अलग अलग राज्यों में एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी बैचेज आपको मिल जाएंगे आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग मूव करते हैं अपने सेशन की तरफ और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। ठीक है, और चूंकि आप लोगों को पता होगा कि 1-2 दिन से क्लास हो नहीं पा रही थी, लेकिन अब सारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, एप्लीकेशन की भी क्लास हो रही है और यूट्यूब की भी क्लास अब शुरू हो चुकी है। तो इत्मीनान से लग जाइए, मेहनत करिए, मजा आने वाला है। चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। पहला प्रश्न, ठीक हो, अब ठीक हूं मैं। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि लोक वित्त व निजी वित्त में क्या अंतर होता है, अर्थात पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस में अंतर क्या होता है। तो लोक वित्त और निजी वित्त में अंतर क्या होता है। तो लोक वित्त का संबंध किससे है, तो इसका जो संबंध है वो सरकार से संबंध है। ठीक है, जो सरकार वित्त उपलब्ध कराती है। और निजी व्यक्ति किससे वित्त किससे संबंधित है, किसी व्यक्ति से, अर्थात निजी व्यक्ति से। तो अब एक बात को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि लोक वित्त अर्थात पब्लिक फाइनेंस और निजी वित्त अर्थात हाँ, ठीक है, निजी वित्त अर्थात प्राइवेट फाइनेंस, इस दोनों में अंतर क्या होता है।
तो लोक वित्त अर्थात सरकार जब अपने वित्त का निर्माण करती है तो वो किस तरीके से एक व्यक्तिगत वित्त से अलग होता है, अर्थात एक निजी व्यक्ति से किस तरीके से सरकारी वित्त अलग होता है, यही आपको इसमें देखना है। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि बजट निर्धारण प्रक्रिया का, ठीक है। तो जो पब्लिक फाइनेंस होता है अर्थात जो लोक वित्त होता है, जब सरकार वित्त को प्राप्त करती है तो सरकार क्या होता है ना कि करोड़ों की बात करती है। सरकार क्या करती है, करोड़ों की बात करती है। सरकार क्या करती है, सरकार 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 10 लाख करोड़, इस तरीके के अमाउंट की बात करती है। लेकिन अगर जो निजी व्यक्ति की बात, निजी वित्त की बात करें, हम और आप अपनी बात किया जाए तो हम लोग क्या होते हैं, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, यही तो होता है, 10,000, 20,000, 30,000। तो बजट प्रक्रिया के निर्धारण में मतलब जो सरकार के पास जो वित्त होता है, सरकार का जो बजट होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन व्यक्तिगत बजट जो होता है या व्यक्ति निजी वित्त जो होता है वो छोटा होता है। क्यों, सरकार हजारों करोड़ की बात करती है और एक व्यक्ति क्या करता है, लाख में बात करता है, हजार में बात करता है। तो बजट प्रक्रिया, बजट निर्धारण की प्रक्रिया, अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार क्या करती है कि सबसे पहले देखती है कि हमें अर्थव्यवस्था में कितना खर्च करना है और फिर जाकर के सरकार आय इकट्ठा करती है टैक्स लगा करके या ऋण लेके। लेकिन एक जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो महीने में देखता है कि हमारी 50,000 रुपए की इनकम है और इसी 50,000 रुपए को हमें खर्च करके पूरा महीना चलाना है। तो सरकार क्या करती है कि पहले देखती है कि हमें कितना खर्च करना है अर्थव्यवस्था में और उसके आधार पे आय अर्जित करती है। लेकिन एक व्यक्ति पहले आय अर्जित करता है फिर खर्च करता है, ठीक है। सरकार क्या करती है कि अपने व्यय को देखती है, उसके बाद आय इकट्ठा करती है कर और टैक्स के माध्यम, कर और ऋण के माध्यम से। लेकिन एक व्यक्ति पहले आय अर्जित करता है और फिर उसको खर्च करता है। तो बजट निर्धारण की प्रक्रिया पहला। दूसरा क्या है, गोपनीयता का। तो देखिए सरकार के जो बजट होते हैं ना वो कोई गोपनीय नहीं होते हैं। सरकार जब बजट प्रस्तुत करती है तो दिखाती है कि हमने कितना आय अर्जित किया है और हम कितना व्यय करने जा रहे हैं। सरकार अगर जो ऋण लेती है, सरकार अगर जो ऋण लेती है तो सरकार दिखाती है कि हमने इतना ऋण लिया है। लेकिन एक जो व्यक्ति होता है ना, जैसे हम हो गए चाहे आप हो गए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि अगर जो हम लोगों ने किसी से ऋण लिया है ना तो किसी को पता ना चले, क्योंकि ये हमारी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल होता है। तो गोपनीयता का भी अंतर होता है। सरकार के जो वित्त होते हैं वो पब्लिकली होते हैं, लेकिन एक निजी व्यक्ति के पास जो पैसा होता है वो गोपनीय होता है। एक निजी व्यक्ति अगर जो ऋण लिया है तो वो नहीं बताना चाहेगा किसी को कि हमने ऋण लिया है। लेकिन सरकार ने अगर जो ऋण लिया है तो सरकार सबको बताता है। उद्देश्य अर्थात सरकार जो लोक वित्त है इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य होगा कि समाज का लाभ अधिकतम करना होगा। समाज का जो लाभ है वो अधिकतम करना होगा। और अगर जो निजी वित्त की बात करें या निजी व्यक्तियों की बात करें तो ये अपने लाभ को अधिकतम करते हैं, ये निजी लाभ को अधिकतम करते हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। आगे अगला प्रश्न है कि मसग्रेव द्वारा प्रस्तुत अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किस पे आधारित है। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2-3 बातें आपको जाननी चाहिए, ठीक है। पहले आप करिए, सार्वजनिक व्यय की सीमांत उपयोगिता बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर होनी चाहिए, किसके बराबर होनी चाहिए, सार्वजनिक राजस्व की सीमांत अनुपयोगिता के। सार्वजनिक राजस्व के सीमांत, इसको लिख लीजिएगा, सीमांत अनुपयोगिता के
उपयोगिता के, ठीक है। तो क्या उत्तर आ रहा है सर? बी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता एवं सीमांत अनुपयोगिता के बराबर होता है। तो मसग्रेव ने जो अपना सामाजिक लाभ दिया था, सामाजिक लाभ का सिद्धांत दिया था, इसमें इन्होंने ये कहा था कि समाज का लाभ तभी अधिकतम होगा जब सार्वजनिक व्यय की सीमांत उपयोगिता, मतलब जो सार्वजनिक व्यय किया जाता है उसकी सीमांत उपयोगिता अगर सार्वजनिक राजस्व के सीमांत अनुपयोगिता के बराबर हो जाएगा तभी समाज का लाभ अधिकतम होगा। ये किसने कहा था? मसग्रेव ने कहा था। याद करिए कि डाल्टन ने क्या कहा था, कमेंट करके बताइए कि डाल्टन ने क्या कहा था। सभी लोग कमेंट करके बताइए कि डाल्टन ने क्या कहा था। अगला, सामाजिक वस्तुओं के संदर्भ में विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए, अब यहाँ पे दो बात आपको जाननी चाहिए, एक सामाजिक वस्तु क्या होती है और एक निजी वस्तु क्या होती है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए कि सामाजिक वस्तु और निजी वस्तु क्या होती है। सामाजिक वस्तु, सामाजिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिस पर समाज के सभी वर्गों का समान रूप से अधिकार हो, ठीक है। सामाजिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिस पर समाज के सभी वर्गों का समान अधिकार हो। जैसे हमारा भी उस पर अधिकार है, आपका भी उस पर अधिकार है। जैसे कि स्ट्रीट लैंप, सरकार क्या करती है कि आपने देखा होगा कि सड़कों पे या सरकार आपके मोहल्ले में स्ट्रीट लैंप लगवाती है, ठीक है। क्या लगवाती है? स्ट्रीट लैंप लगवाती है। तो सरकार अगर जो स्ट्रीट लैंप लगवाई है तो रोशनी तो सबको मिलेगा ना। ऐसा थोड़ी होगा कि वो सरकार आपके लिए लगवाएगा और आपके पड़ोसी के लिए नहीं लगवाएगा। तो स्ट्रीट लैंप जो हो गया वो सामाजिक वस्तु का उदाहरण है। हमारी जो सेना है, हमारे देश की रक्षा जो सेना करती है वो भी क्या है? सार्वजनिक वस्तु ही है। क्यों? क्योंकि सेना सभी जितनी भी हमारी जनसंख्या है सभी लोगों का समान रूप से रक्षा करता है। उसके बाद पुलिस जो है ये भी क्या हो गया? सार्वजनिक वस्तुओं की ही श्रेणी में आएगा। क्यों? क्योंकि पुलिस सबके लिए समान है, आपके पड़ोसी के लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है। आपके साथ अन्याय हो रहा है तो भी आप पुलिस बुला सकते हैं, पड़ोसी के साथ हो रहा है तो पड़ोसी भी बुला सकता है, ठीक है। या सरकार जो स्ट्रीट लैंप लगवाती है ये भी क्या हो गया? ये सामाजिक वस्तु का उदाहरण हो गया। अब आते हैं कि निजी वस्तु क्या होती है। निजी वस्तु, तो निजी वस्तु की बात करेंगे तो ऐसी वस्तुएं जिसका प्रयोग करने के लिए आप खुद भुगतान करते हैं। जैसे कि आपके पास जो मोबाइल है, तो भाई मोबाइल आप अपने पैसे से खरीदे हैं तो ये आपकी निजी वस्तु हो गई ना। ऐसा थोड़ी है कि आपका पड़ोसी लेकर के चला जाएगा मोबाइल, ठीक है। तो मोबाइल आपकी निजी वस्तु हो गई। जैसे डिश टीवी, एक पेपर में प्रश्न आता है, डिश केबल या डिश टीवी, ठीक है। डिश टीवी, तो टीवी है टेलीविजन पे, जैसे टाटा स्काई आपके यहाँ होगा, एयरटेल आपके यहाँ होगा, कुछ भी होगा। तो भाई आप क्या करते हैं? रिचार्ज करते हैं हर महीने में। तो हर महीने में रिचार्ज कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप इसका भुगतान कर रहे हैं, तो ये आपकी निजी वस्तु हो गई। कार हो गया, बाइक हो गया, ये सब निजी वस्तुएं हो गई। तो चलिए देखते हैं क्या उत्तर आ रहा है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बी क्यों बोल रहे हैं भाई? बी क्यों बोल रहे हैं इतने सारे लोग? डी बोलिए ना कि आपूर्ति एवं कीमत दोनों स्थिर होता है। तो इजी सी बात है, ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान रखिएगा कि सामाजिक वस्तु क्या होती है। तो सामाजिक वस्तु का मतलब ये होता है कि ऐसी वस्तुएं जिसपे समाज के सभी वर्गों का समान रूप से अधिकार हो। जैसे हमारी सेना हो गई, पुलिस हो गई, स्ट्रीट लैंप हो गया, सड़क हो गया, ये सब सार्वजनिक वस्तुएं। और निजी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसका उपभोग करने के लिए आप खुद भुगतान करते हैं। जैसे मोबाइल हो गया, डिश टीवी हो गया, या अन्य जितनी भी वस्तुएं हैं। तो सार्वजनिक वस्तुएं, मैंने बोला आपसे कि सार्वजनिक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती है जिसपे सभी वर्गों का समाज के सभी लोगों का समान रूप से अधिकार होता है। जैसे सेना हो गया, पुलिस हो गया, और स्ट्रीट लैंप जो सरकार लगवाती है। तो इसकी आपूर्ति एवं इसकी कीमत दोनों स्थिर होती है, ठीक है। सेना हो गया तो भैया ऐसा नहीं है कि आपके पड़ोसी के लिए सेना ज्यादा काम करेगी और आपके लिए कम काम करेगी, वो सबके लिए उसी तरीके से काम करेगी। तो इसका क्या होता है कि इसकी पूर्ति जो होती है वो सीमित होती है और स्थिर होती है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि यदि किसी वस्तु की कीमत 20 रुपए हो
तथा मांग की लोचशीलता 2.5 हो तो उत्पादक की सीमांत आगम होगी। देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न है। और अगर जो आप इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को जानते हैं, तो ये आपके लिए बच्चों वाला प्रश्न है। अगर जो नहीं जानते हैं तो फिर थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़िए, और आप लोगों की कंप्लीट कॉन्सेप्ट सब कुछ मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर जो आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहेंगे तो मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं कि आप पहले मुझे 90 दिन एप्लीकेशन और 90 दिन यूट्यूब पे ठीक तरीके से पढ़ लीजिए। अगर जो 90 दिन तक ठीक तरीके से पढ़ लेंगे ना, बढ़िया से, जिस तरीके से मैं सिस्टमेटिक वे से सारे कंटेंट को दे रहा हूँ, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आपके पेपर में 1-2 क्वेश्चन की तो गारंटी कोई नहीं ले सकता है, लेकिन मैक्सिमम चीजें आपको यहीं से मिल जाएंगी। आपको कुछ भी, किसी भी प्रकार की किताब या किसी भी प्रकार की नोट्स की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सारी चीजें मेरे द्वारा आपको दी जा रही है। तो सबसे पहले इस बात को आप समझिए कि क्या पूछ रहा है, सीमांत आगम पूछ रहा है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर जो किसी वस्तु की कीमत दी गई है, सीमांत आगम दिया गया है और लोच दिया गया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो मांग की लोच फार्मूला को हम कैसे लिखते हैं, E इज इक्वल टू AR अपान AR माइनस MR। AR क्या इंडिकेट करता है, AR क्या इंडिकेट करता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और जो ये AR होता है वो किसके बराबर होता है, AR जो होता है वो कीमत के बराबर होता है, अर्थात P के बराबर होता है। AR किसके बराबर होता है, कीमत, अर्थात A के बराबर होता है। तो AR जो है उसका मान कितना दे दिया गया है, 20 दे दिया गया है, 20 अपान AR कितना दे दिया गया, 20 दे दिया गया है। और सीमांत आगम आपसे पूछ रहा है, अर्थात MR ही आपसे पूछ रहा है। MR इज इक्वल टू लोचशीलता कितना दिया गया है, 2.5। लोचशीलता कितना दिया गया है, 2.5 दिया गया है ना, ठीक है। अब हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व कर लीजिएगा कि MR का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 12 रुपए आ जाएगा। MR का मान कितना आ जाएगा, 12 रुपए। मैं सॉल्व कर दूं, सॉल्व कर लेंगे ना इतना। अब इसमें क्या करना होगा आपको, इसमें पक्षांतर करना होगा, पक्षांतर कर देंगे हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, 12 रुपए बोल रहे हैं, सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि सार्वजनिक व्यय के संदर्भ में लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सार्वजनिक व्यय के संदर्भ में, अर्थात जो सरकार व्यय करती है उसके संदर्भ में लाभ का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था, बेसिकली आपको यही बताना है। और अब आप लोगों की क्लास ईच एंड एवरी डे होगी। पिछले 1-2 दिनों से थोड़ा सा आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी, मतलब कंटिन्यू नहीं था, लेकिन अब ईच एंड एवरी डे आपकी क्लास होगी। देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत मजेदार सा प्रश्न है। क्या उत्तर आ रहे भाई, एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये बात किसने कही थी कि सार्वजनिक व्यय ऐसा व्यय होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा, सार्वजनिक व्यय ऐसा, एक सेकेंड, सार्वजनिक व्यय बताइएगा कमेंट करके, सार्वजनिक व्यय ऐसा व्यय होना चाहिए जिससे समाज की उपयोगिता अधिकतम हो, समाज की उपयोगिता अधिकतम हो। अब आप याद करिए डाल्टन साहब को, तो डाल्टन साहब ने क्या कहा था, कमेंट करके कोई बताइए भाई। हाँ अब ठीक हूं, अब मेरी तबीयत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि सर फिंडले सिराज साहब, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि सार्वजनिक व्यय के संदर्भ में लाभ का जो सिद्धांत दिया गया था
वो फिंडले सिराज साहब के द्वारा दिया गया था। और इसी लाभ के सिद्धांत में फिंडले सिराज साहब ने ये बताया था कि सरकार जो व्यय करती है ना, सरकार जो व्यय करती है तो सरकार इस तरीके से व्यय करे कि समाज की उपयोगिता अधिकतम हो। ठीक है, समाज की उपयोगिता क्या हो, अधिकतम हो। तो सार्वजनिक व्यय ऐसा व्यय होना चाहिए जिससे समाज की उपयोगिता अधिकतम हो। तो ये बात किसने कही थी, फिंडले सिराज साहब ने कही थी। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ये भी तो अच्छी सी बात है, छोटी सी बात है, बच्चों वाली बात है। पहला ही ऑप्शन आप देख लीजिए कि प्रत्यक्ष कर न्याय संगत होता है। प्रत्यक्ष कर क्या होता है कि आपके आय के आधार पे लगाया जाता है। मतलब अगर जो आप ज्यादा आय कमाते हैं तो आप ज्यादा कर देंगे, अगर जो कम आप आय अर्जित कर रहे हैं तो आप कम कर देंगे। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कर क्या होता है, जैसे आप नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, तो इनकम टैक्स क्या हो गया, इनकम टैक्स प्रत्यक्ष कर का उदाहरण हो गया। तो भाई जिसकी सैलरी ज्यादा होगी वो ज्यादा टैक्स देगा, जिसकी सैलरी कम होगी वो कम टैक्स देगा, जिसकी आय ज्यादा होगी वो ज्यादा टैक्स देगा, जिसकी आय कम होगी वो कम टैक्स देगा। जैसे आप मुकेश अंबानी की बात करें, धीरू भाई अंबानी की बात करें, या बहुत सारे सेलिब्रिटियों की बात करें, तो ये लोग करोड़ों रुपए में टैक्स देते हैं, करोड़ों में ये लोग टैक्स देते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग के पास, मिडिल क्लास के पास क्या है कि पैसा जो है वो सीमित मात्रा में विद्यमान है, कम पैसा है, तो हम लोग कम टैक्स देते हैं उनके मुकाबले। तो प्रत्यक्ष कर क्या होता है, न्याय संगत होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला कि न्याय की दृष्टि से सर्वोत्तम करारोपण होता है जब, ठीक है, न्याय की दृष्टि से सर्वोत्तम करारोपण कब होता है। ये भी आसान सी बात है, खूबसूरत सी बात है। हाँ, क्या बोल रहे हैं, तो ठीक सी बोल रहे। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि सीमांत त्याग में समानता हो। ठीक है, जैसे अगर जो हम आपसे ये कहें कि पार्ले जी बिस्किट है, तो पार्ले जी बिस्किट गरीब खरीद रहा है तो भी उस पर 50 पैसे टैक्स दे रहा है, अमीर खरीद रहा है तो भी 50 पैसे उस पर टैक्स दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में सीमांत त्याग दोनों का समान है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि गरीब के लिए 50 रुपए, सॉरी, गरीब के लिए 50 पैसे की कुछ वैल्यू होगी, लेकिन एक जो अमीर है करोड़ों रुपए में चल रहा है उसके लिए 50 पैसे का कोई मतलब नहीं है। तो अगर जो पार्ले जी का 5 रुपए का बिस्किट खरीदते हैं तो एक गरीब भी खरीदता है, दूसरा अमीर भी खरीदता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों का सीमांत त्याग समान नहीं होगा। सीमांत त्याग कब समान होता है, तो सीमांत त्याग तब समान होता है कि जितना कष्ट टैक्स देने से गरीब को हो रहा है उतना ही कष्ट टैक्स देने से अमीर को भी हो जाए। अब इसका कोई एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, कोई इसका एग्जैक्ट फिगर नहीं है। जैसे अगर जो गरीब 50 पैसे दे रहा है तो उसके लिए 50 पैसे की वैल्यू है, लेकिन अमीर उतना ही टैक्स दे कि जितना त्याग एक गरीब कर रहा है उतना ही त्याग उसे करना पड़े। अर्थात एक गरीब व्यक्ति को जितना 50 पैसे दे के नुकसान पहुंच रहा है उसी के मुकाबले एक अमीर व्यक्ति से भी उतना ही टैक्स लिया जाए कि ये 50 रुपए के त्याग से जितना इसे हानि हो रही, 50 पैसे के त्याग से इसे जितना हानि हो रही है उसी तरीके से कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट कर के रूप में जब अमीर दे तो उतना ही त्याग अमीर करे जितना त्याग ये कर रहा है, तभी सीमांत त्याग क्या होगा, समान होगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि न्यूनतम कुल त्याग के सिद्धांत का संबंध किससे है, न्यूनतम कुल त्याग का सिद्धांत किसने कहा था कि बत्तख के पर को इस प्रकार से नोचो कि कम से कम विरोध के साथ चिल्लाए, किसने कहा था, एक बत्तख के पर को इस प्रकार से नोचो कि वो कम से कम विरोध के साथ चिल्लाए, किसने बोला था, कमेंट करके बताइए। प्रश्न बार बार आप लोगों के पेपर में पूछा जाता है। अगला प्रश्न, ये बोल रहे हैं एजवर्ड साहब की बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है। तो देखिए अब ये जो सिद्धांत है ना,
अब देखिए आयोग इसी तरीके से प्रश्न बनाता है और बच्चे जो हैं वो बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो होना चाहिए वो एजवर्थ होना चाहिए, ठीक है। एजवर्थ साहब ने ये कहा था कि देखिए लोगों को कम से कम, लोगों के ऊपर कम से कम टैक्स लगाइए। अगर जो आप कम टैक्स लगाएंगे लोगों के ऊपर, अगर जो एजवर्थ साहब ने क्या कहा, तो इजी सी बात है। देखिए एजवर्थ ने कहा कि आप कम से कम टैक्स लगाइए लोगों के ऊपर। जब आप कम टैक्स लगाएंगे तो लोगों का निवेश ज्यादा होगा, क्योंकि जो पैसा वो लोग टैक्स के रूप में दे रहे थे अब वो निवेश कर देंगे। तो जब उनका निवेश ज्यादा होगा तो उत्पादन ज्यादा होगा, और जब उत्पादन ज्यादा होगा तो देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, और जब देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि देश का आर्थिक विकास हो रहा है, ठीक है। तो अगर जो देश का आर्थिक विकास कराना है तो ऐसी स्थिति में सरकार को क्या करना चाहिए, कम से कम कर लगाना चाहिए था, ठीक है। कम से कम कर लगाना चाहिए। तो न्यूनतम कुल त्याग के सिद्धांत का संबंध एजवर्थ से है, और इन्होंने कहा था कि कर को कम से कम लगाना चाहिए ताकि समाज के कल्याण में कमी न आए। और ये बात सर्वप्रथम जो कही थी एजवर्थ ने कही थी, और बाद में चल करके पीगू ने भी इसका समर्थन किया, और साथ ही साथ डाल्टन के द्वारा भी इसका समर्थन किया गया था, ठीक है। डाल्टन के द्वारा भी इसका समर्थन किया गया, पीगू के द्वारा भी इसका समर्थन किया गया। तो इस बात को ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला, कि करारोपण के कारण कीमत में सबसे अधिक वृद्धि होगी जब वस्तु का उत्पादन हो रहा हो। खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। तो काल्वर्ट ने ये बात बोली थी कि बत्तख के पर को, बत्तख कौन, करदाता, जो टैक्स पे करने वाले हैं। तो काल्वर्ट साहब ने बोला था कि बत्तख के पर को इस प्रकार से नोचो कि वो कम से कम विरोध के साथ चिल्लाए, अर्थात करदाता से कर कम से कम लीजिए, नहीं तो वो विरोध के साथ चिल्लाएगा। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम 28% जीएसटी दे रहे हैं, हम 18% जीएसटी दे रहे हैं, है ना। अभी आपने देखा होगा कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर आई थी, और अभी 2-3 दिन पहले की बात है, उन्होंने कहा कि अगर जो अब आप पुरानी कार भी बेच रहे हैं, पुरानी कार भी आप अगर जो बेच रहे हैं तो 18% आपको जीएसटी देना होगा। तो सपोज करिए कि अगर जो 10 लाख रुपए की आपको ये पुरानी कार बेच रहे हैं तो उस पर 18% आपको जीएसटी देना होगा। अब बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि 18% जीएसटी क्या होता है। अरे भाई 100 रुपए आपके पास हो, उसमें से कोई 18 रुपया ले ले तो क्या आपको नहीं लगेगा कि यार 100 था, ठीक था, कम हो गया थोड़ा सा। तो 18%, अब उस पर आप पुरानी कार भी अब सेल करेंगे तो 18% आपको जीएसटी देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कि करारोपण के कारण कीमत में सबसे अधिक वृद्धि होगी जब वस्तु का उत्पादन हो रहा होगा, है ना। तो इजी सी बात है कि किस कंडीशन में, जैसे मान लीजिए कि एक साबुन बनाने वाली कोई कंपनी है, जैसे मान लीजिए कि लक्स है, ठीक है। तो लक्स कंपनी के ऊपर सरकार कर लगा रही है, टैक्स लगा रही है, लेकिन लक्स कंपनी अभी भी संतुलन की स्थिति में नहीं है, अर्थात अपने उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके ये इसका औसत लागत जो है वो कम नहीं है, ठीक है। उत्पादन औसत लागत जो है इसका अपने न्यूनतम स्तर पे अभी आया नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर जो सरकार इसके ऊपर कर लगा देगी, और ये ऑलरेडी अभी घाटा में चल रहा है, अर्थात ये वृद्धिमान लागत की दशा में अगर जो ये चल रहा है, तो इसका लागत तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, इसका लागत तो ऑलरेडी ज्यादा है। तो अगर जो लागत इसका ऑलरेडी ज्यादा है, सरकार भी इसके ऊपर टैक्स लगा देगी, तो जाहिर सी बात है कि लागत इसका ज्यादा है, तो कर को जोड़ करके वो क्या करेगा कि अपनी वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा देगा, और वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा देगा, और कर का भार किसके ऊपर डाल देगा, उपभोक्ता के ऊपर डाल देगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कि केंद्र से राज्यों को वित्तीय संसाधन का हस्तांतरण होता है। ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा जरूर जाता है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। प्रदीप जी, अर्चना जी, राकेश, विंद जी, राजकुमार प्रजापति जी, भगवंती जी, कृष्णा दुबे जी, पूनम गुप्ता जी, भारद्वाज राज जी, नौसाद अली जी, राजेश कुमार सिंह जी, सर्वेश कुमार जी, पारस जी, सभी लोगों से निवेदन है, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, बहुत मजा आने वाला है।
अब बहुत मजा आएगा। अब मैं निरंतर क्लास लूंगा, रोज क्लास लूंगा, है ना। पीछे 1-2 दिन क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, लेकिन अब हम लोग ईच एंड एवरी डे एक नए ऊर्जा के साथ हम लोग अब जुड़ेंगे, नए ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे। चलिए, अब बहुत जल्दी आप लोगों का महामैराथन भी आएगा। सभी लोग एक बार पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अब आएगा महामैराथन तो मैं लाइव आऊंगा, है ना। तो क्या उत्तर आ रहा है सर? ये बोल रहे हैं सभी लोग, ए बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, अगर जो हम लोग बात करें वित्त आयोग के गठन की, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग जो है, इसकी बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 क के अंतर्गत की गई है। और वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, उनको कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ए बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि वित्त आयोग की सिफारिश के द्वारा। तो केंद्र से राज्यों को वित्तीय संसाधन का हस्तांतरण कौन करता है? वित्त आयोग के द्वारा होता है। और वित्त आयोग की बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 क के अंतर्गत की गई है। और वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति करता है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि 5 ही वर्ष में करे, अमूमन करता है, उससे पहले भी वो कर सकता है। ये राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर और उसके निर्णय के ऊपर डिसाइड होता है। अगला, बीडी के प्रमेय किससे संबंधित है? बहुत दिनों बाद ये प्रश्न आया भाई। पुराने वाले भूल गए कि याद है ये प्रश्न? बताओ। बहुत पहले ये प्रश्न मैं आप लोगों को करवाता था। बीडी के प्रमेय किससे संबंधित है? ठीक है। तो इसका जो संबंध है वो सार्वजनिक ऋण के भार से संबंध है और इस भार से संबंधित है। और बीडी के प्रमेय के अंतर्गत ये कहा गया, हाँ चलिए ठीक है, कि अगर जो सरकार क्या करती है कि कर की मात्रा को बढ़ाती है, अगर जो सरकार कर को बढ़ाती है, तो ऐसी स्थिति में एक जो उत्पादक होगा उसकी निवेश में कमी आ जाएगी, लेकिन उसके ऋण का भार बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ऋण भार जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बीडी के प्रमेय ऋण भार से संबंधित है। अर्थात अगर जो सरकार कर की मात्रा में वृद्धि करती है, तो जब कर की मात्रा में वृद्धि होगी तो क्या होगा? क्या होगा? जो पैसा उत्पादन में लगना था, अब वो टैक्स के रूप में चला जाएगा। तो टैक्स के रूप में चला जाएगा तो उत्पादन करने के लिए पैसा तो चाहिए ना किसी उत्पादक को। तो वो क्या करेगा कि ऋण लेगा, बैंक से ऋण लेगा। तो वो बैंक से ऋण लेगा, तो ये किससे संबंधित है? ये ऋण भार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में वह अर्थशास्त्री जो सार्वजनिक ऋण को बोझ नहीं मानते थे। अब देखिए, अगर जो आप अर्थशास्त्रियों को पढ़ेंगे, आप इकोनॉमिक्स को ठीक तरीके से पढ़ेंगे, तो अर्थशास्त्रियों का 2 समूह हुआ, ठीक है। 2 समूह हुआ, अर्थशास्त्रियों का 2 समूह था। एक समूह में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री आए, जैसे एडम स्मिथ साहब आए, ठीक है। एडम स्मिथ साहब थे, इसमें रिकार्डो साहब थे, माल्थस साहब थे, जेबी से साहब भी थे, ठीक है। रिकार्डो साहब थे, माल्थस भी थे और जेबी से साहब भी थे, जेएस मिल साहब भी थे, माल्थस साहब भी थे। इन लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने ये कहा कि हमें ऋण लेना चाहिए, हमें दूसरे देशों से ऋण लेना चाहिए, ताकि जब हम ऋण लेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। जब हमारे पास पैसा आएगा तो इस पैसे से हम क्या करेंगे? अर्थव्यवस्था में निवेश करेंगे। अर्थव्यवस्था में हम क्या करेंगे? निवेश करेंगे। और जब हम अर्थव्यवस्था में निवेश करेंगे तो हमारे देश का उत्पादन बढ़ेगा। और जब हमारे देश का उत्पादन बढ़ेगा तो हमारे देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। और जब हमारे देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो ऐसी स्थिति में देश क्या करेगा?
देश आर्थिक विकास करेगा। देश क्या करेगा? आर्थिक विकास करेगा, आर्थिक विकास करेगा। अर्थात जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे उनका ये मानना था कि जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जैसे डेविड रिकार्डो हो गए, एडम स्मिथ हो गए, से साहब हो गए, माल्थस साहब हो गए, इन लोगों ने ये कहा कि एक देश को दूसरे देश से ऋण ले लेना चाहिए, ताकि जब आप ऋण लेंगे तो आपके पास पैसा होगा। जिसे मान लीजिए कि मोदी जी 50,000 करोड़ रुपया कहीं से ऋण ले रहे हैं, तो जब वो ऋण ले रहे हैं तो ये पैसा तो अर्थव्यवस्था में निवेश के लिए ही तो डाला जाएगा ना। तो जब ऋण कोई देश लेता है तो वो पैसा निवेश के लिए लगेगा, जब निवेश में लगेगा तो देश में उत्पादन का स्तर बढ़ेगा, जब उत्पादन बढ़ेगा तो देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, और देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो देश का आर्थिक विकास होगा। लेकिन वहीं एक अर्थशास्त्रियों का समूह हुआ जिसमें लर्नर साहब आते हैं। कौन आता है? लर्नर साहब जिसमें आते हैं, जिसमें आपके किन्स साहब आते हैं, ठीक है, और अन्य अर्थशास्त्री आते हैं, कई सारे अर्थशास्त्री आते हैं। इन लोगों का क्या कहना था? इन लोगों का ये कहना था कि अरे भाई, अगर जो आप ऋण ले लेंगे तो ये ऋण आपको भविष्य में चुकाना भी तो पड़ेगा। भविष्य में आपको क्या करना पड़ेगा? चुकाना पड़ेगा। तो भविष्य में चल करके जो भावी पीढ़ी होगी उसके ऊपर ऋण भार बढ़ जाएगा। अर्थात देश का ऋण भार जो है वो बढ़ जाएगा, और जब देश का ऋण भार बढ़ जाएगा तो ऐसी स्थिति में भविष्य में जो सरकारें होंगी वो कर की दर को बढ़ा देंगी, और कर की दर को बढ़ा देंगी तो निजी निवेश में कमी आ जाएगी, और जब निजी निवेश में कमी आ जाएगी तो देश विकास में पिछड़ जाएगा। अर्थात देश का आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा। सो इजी सी बात है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं उपरोक्त सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा, एक लाइन में मैं बता रहा हूं, पूरी जिंदगी भर आपको याद रहेगा, बस कान खोल करके मेरे बात को सुन लीजिए। अर्थशास्त्रियों का दो समूह हुआ, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की, ठीक है, जिसमें एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, माल्थस और कुछ जेबी से और कुछ अन्य अर्थशास्त्री भी आते हैं। इन लोगों को कहना था कि देश को ऋण लेना चाहिए। जब देश ऋण लेगा तो ये पैसा अर्थव्यवस्था में ही तो लगेगा ना। तो जब देश ऋण लेगा तो ये पैसा निवेश में लगेगा, और जब अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ेगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, और जब देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो देश आर्थिक विकास करेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो अर्थशास्त्री थे, लर्नर थे, किन्स से और भी बहुत सारे अर्थशास्त्री थे, इन्होंने कहा कि अगर जो आप ऋण लेंगे, एक देश अगर जो ऋण लेगा तो भविष्य में ये ऋण चुकाना भी तो पड़ेगा, ब्याज पे ब्याज देना भी तो पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है उस पर ऋण भार बढ़ जाएगा। जब ऋण भार बढ़ जाएगा तो उस समय जो सरकार होगी मजबूरन कर की दर को बढ़ाएगी, क्योंकि सरकार को ऋण वापस करना होगा। कर की दर बढ़ाएगी सरकार तो निजी निवेश में कमी आ जाएगी, तो देश आर्थिक विकास नहीं कर पाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी। मजा आया? अगला प्रश्न है, ये तो बच्चों वाला प्रश्न है। चलिए भाई, मोहम्मद शाहिद नूरी जी, दीक्षा सिंह जी, पिंकी जी, सतीश कुमार गुप्ता जी, राजकुमार जी, लाल बहादुर जी, तस्नीम खान जी, साधना यादव जी, ठीक है, शिवानी श्रीवास्तव जी, राजेश कुमार सिंह जी, राजवीर जी, सभी लोगों से निवेदन है, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, लाइक और शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? मजा तो आ रहा है, इतना मजा आ रहा है क्लास में, आप थोड़ा लाइक किया करिए, शेयर किया करिए। बच्चों वाला प्रश्न है। कोई ए बोल रहा है, कोई कह रहा है गोसेन का नियम, ऐसे ही गलती होती है पेपर में, ये ग्रेसम का नियम है, ठीक है। तो ग्रेसम साहब ने मुद्रा बाजार के संदर्भ में नियम दिया था, और उन्होंने ये कहा था कि जो बुरी मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं कि अगर जो आपके पास 10 रुपए की दो नोट है, एक थोड़ी सी रफ नोट है जो बहुत ज्यादा यूज हो चुकी है, और एक थोड़ी सी करेंसी नोट है, मतलब जो अभी यूज नहीं हुई है, तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे कि जो थोड़ा सा फटा उटा है उसको मार्केट में चला दो, ठीक है। ये बस मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये बात ग्रेसम साहब ने कही थी
कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब मुद्रा परिमाण सिद्धांत आप पढ़ते हैं तो आपको फिशर साहब याद आने चाहिए कि सर फिशर साहब ने कहा था कि अर्थव्यवस्था में फिशर साहब ने कहा था कि एम बी इज इक्वल टू पी टी, अर्थात अगर जो अर्थव्यवस्था में कीमतों में अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो कीमत स्तर 2 गुना हो जाएगा और मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा। ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी है। जितने ए बोलेंगे सब गलत करेंगे, जितने ए बोलेंगे सब पाएंगे इसमें 0 नंबर, सब गलत करेंगे, ये वाले सब गलत करेंगे। अगर जो मैं फिशर बोल दिया हूं तो फिशरे थोड़ी होंगे। तो देखिए जितने भी डी बोल रहे हैं कि मार्शल ने मुद्रा की मांग और पूर्ति दोनों पक्षों पे विचार किया, तो जब मुद्रा परिमाण का सिद्धांत मार्शल ने दिया था तो मुद्रा के मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष दोनों पक्षों पे विचार करते हुए उन्होंने मुद्रा का परिमाण सिद्धांत दिया था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। हाँ चलिए, इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है ना जो अगर जो आपको ठीक से नहीं आता है ना तो आप इकोनॉमिक्स कभी अच्छा कर ही नहीं पाएंगे। अगर जो आप मुद्रा एवं बैंकिंग में फिशर साहब की थियरी को इस तरीके से नहीं याद किए हैं कि आपको कोई आप सोए हैं फिर भी कोई उठा के आपसे पूछे कि फिशर का बताओ, फिशर के बारे में बताओ, तो तुरंत आपको बताना चाहिए कि फिशर साहब ने एम बी इक्वल टू पी टी दिया था। उसके बाद मूल समीकरण ये है, संशोधित समीकरण एम डैश बी डैश प्लस एम बी इक्वल टू पी टी है, मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाएगी, कीमत स्तर 2 गुना बढ़ जाएगा, मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा, क्यों आलोचना होती है, कैसे होती है, सब बातें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। क्योंकि अगर जो फिशर का समीकरण आपने नहीं समझा तो फिर मुद्रा को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, और जो लोग भी लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे अभी तक इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, आप यथाशीघ्र ज्वाइन कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार सिंपल सटीक साधारण भाषा में इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट दिए जाते हैं ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स की कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, अर्थात कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि एक बार आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं ना तो बहुत सारी जो कंफ्यूजन होती है वो ऑटोमेटिक ही दूर हो जाती है। सिंपल सटीक साधारण भाषा में, बहुत दिनों बाद भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो परेशान ना होइएगा, बिल्कुल सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट आप इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है। इसकी लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है। इसके अतिरिक्त कंप्लीट आपको मैं इकोनॉमिक्स का नोट्स भी दे रहा हूँ, खुद का हैंड राइटिंग नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़ते रहें और दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहें। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, एक तरफ पढ़ते हैं दूसरी तरफ भूलते हैं। पढ़ना जरूरी है लेकिन भूलना जो है, नहीं भूलना उससे ज्यादा जरूरी है। तो आप रोज नोट्स को कम से कम 1 घंटे पढ़िए जब तक सिलेक्शन नहीं मिल जाता है। मैक्सिमम बच्चे नोट्स पढ़ते ही नहीं है। 1 घंटे या 40 मिनट नोट्स जरूर पढ़िए, एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़िए फिर नोट्स पढ़िए, फिर आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, सप्ताह में 1 या 2 टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, जहाँ पे भी गलती हो रही है उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और करंट की भी आपकी क्लासेस होती है। मतलब सब कुछ मेरे द्वारा सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको पढ़ाया जा रहा है। बस ईमानदारी से आप एप्लीकेशन पे इन सारे कंटेंट को फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करिए यार, कहाँ से प्रश्न बनेगा, बहुत ही कम समय में सब कुछ आप कवर कर सकते हैं। एडमिशन ओपन है और लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स मिलता है। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो आप सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए या और डायरेक्ट वहां से कोर्स को परचेज कर लीजिएगा। और अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स वहां से परचेज करते हैं तो आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पे जरूर सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। इस नंबर पे मुझे आप व्हाट्सएप से जरूर उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा ताकि आपको मैं बैच में भी ऐड करा दूं। या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि बेरोजगारी तथा कीमतों में वृद्धि हो, अब बताओ भाई, बेरोजगारी की जगह पे एक और शब्द एक दिया जाता है,
कि मंदी, बेरोजगारी अगर जो आएगी अर्थव्यवस्था में तो अर्थव्यवस्था में मंदी आएगी। आज ही मैं एप्लीकेशन पे पढ़ा रहा था कि मंदी क्या होता है। तो जब अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति अपने न्यूनतम बिंदु पे पहुंच जाएगा तो हम कहेंगे कि मंदी आ गई। और कीमतों में वृद्धि, इसको हम क्या बोलेंगे, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति तो कभी कभी ये शब्द दे देता है, बेरोजगारी के जगह पे आपके पेपर में कभी मंदी शब्द का इस्तेमाल करता है और कीमतों में वृद्धि मुद्रास्फीति शब्द का इस्तेमाल करता है। इस बात को समझिए, बात दोनों एक ही है। तो अगर जो अर्थव्यवस्था में मंदी आ रही है तो मंदी आने का मतलब क्या होता है, मंदी आने का मतलब ये होता है कि उत्पादन कम हो रहा है। देखिए मंदी आने का मतलब क्या होता है, मंदी आने का मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन कम हो रहा है। जब उत्पादन कम हो रहा है इसका मतलब कि जो श्रमिक उत्पादन में लगे थे अब वो उत्पादन से बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब कि क्या हो रहा है कि बेरोजगारी में बढ़ोतरी हो रही है। बेरोजगारी में जब उत्पादन कम होगा तो जो लोग उत्पादन कर रहे थे वो बेरोजगार हो जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ कीमतों में वृद्धि, तो मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं कि जिसे इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति कहा जाता है उसे ही हम और आप अपने घरों में मुद्रास्फीति बोलते हैं। सॉरी, जिसे इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति कहा जाता है उसे हम और आप अपने घरों में महंगाई बोलते हैं। और महंगाई कब आती है, महंगाई तभी तो आती है जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। और वस्तुओं की कीमतें कब बढ़ जाती हैं, जब किसी वस्तु की मांग बहुत ज्यादा है और उत्पादन कम हो अर्थात पूर्ति कम हो तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। वस्तुओं की कीमतें बढ़ने को ही कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है। महंगाई को ही इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो ये जो बातें मैं आप लोगों को बताता हूं ना, हवा में मत लीजिएगा, पेपर बार बार पूछा जाता है। तो बेरोजगारी के जगह पे मंदी दे सकता है या कीमतों में वृद्धि की जगह पे मुद्रास्फीति दे सकता है। तो अगर जो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी सतत रूप से बढ़ रही है अर्थात बहुत सारे लोग उत्पादन से बाहर हो रहे हैं और कीमतों में भी वृद्धि हो रही है अर्थात मुद्रास्फीति आ रही है तो इस अवस्था को स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। अगला प्रश्न, समग्र वास्तविक समग्र मांग एवं वांछित समग्र मांग के बीच के आधिक्य को क्या कहा जाता है। और जो लोग भी अभी तक लाइव स्टडी इलाहाबाद का व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद का व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक मिल जाएगा, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहां पे समय समय में बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। अगला कि वास्तविक समग्र मांग तथा वांछित समग्र मांग के बीच के आधिक्य को क्या कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी, कौन बात करता है, कौन बात करता है इसका, स्फटिक अंतराल की बात कौन करता है, तो किंसाफ कहते हैं ना, किंसाफ करते हैं ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो वास्तविक समग्र मांग और वांछित समग्र मांग के बीच के आधिक्य को स्फटिक अंतराल कहते हैं। अब अगर जो आपने स्फटिक अंतराल को आपने समझा होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे उन लोगों ने कहा था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है। पूर्ण रोजगार का मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के संसाधन है उन उत्पादन के संसाधन का प्रयोग करके ऑलरेडी उत्पादन को अधिकतम किया जा चुका है। अब उत्पादन को और ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब किंसाफ कहते हैं कि किंसाफ आते हैं तो कहते हैं कि भैया ठीक है पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है लेकिन दूसरे तरफ जनसंख्या तो बढ़ेगी ना। तो जब जनसंख्या बढ़ेगी और आपका उत्पादन स्थिर हो गया है तो जनसंख्या बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगा। तो जो मांग बढ़ रहा है और उत्पादन स्थिर हो गया एक जगह पे, उत्पादन स्थिर हो गया क्योंकि उत्पादन के साधनों का पूरा भरपूर प्रयोग किया जा चुका है। अब उत्पादकता को और नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो जनसंख्या बढ़ेगा और उत्पादन स्थिर रहेगा तो इसी के बीच जो गैप उत्पन्न होगा उसे ही स्फटिक अंतराल कहते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूं कि यार कॉन्सेप्ट पढ़ा करो क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे ना तो निश्चित तौर पे सारी भ्रांतियां सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। और मैं इकोनॉमिक्स की लगभग 200 क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं एप्लीकेशन पे। हर बैच में अप्रोक्सीमेटली कम से कम 200 क्लास तो मैं प्रोवाइड कराता हूं। अगर जो उतना 200 क्लास एक एक घंटे का आप देख लिए तो यार फिर बात अलग हो जाएगी। और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहे तो, और बहुत सारे बच्चे केवल प्रैक्टिस करते हैं या केवल क्लास पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। ये दोनों क्लास एक दूसरे की पूरक है। जितना जरूरी कॉन्सेप्ट पढ़ना उतना ही जरूरी प्रैक्टिस करना।
या जितना ही जरूरी प्रैक्टिस करना उतना ही जरूरी कॉन्सेप्ट पढ़ना। कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, और जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं तो उसकी पुष्टि होती है। नहीं तो बहुत सारे लोग केवल थियरी पढ़ लेते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो प्रैक्टिस किए ही नहीं रहते, कुछ समझ में ही नहीं आता है। बहुत सारे लोग केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ के रट्टा मार देते हैं, लेकिन वहां पे 20-30 क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे आ जाते हैं जहां पे कॉन्सेप्ट न पता होने के कारण वो हो ही नहीं पाता है। तो दोनों जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अवमूल्यन की क्रिया घरेलू मुद्रा के मूल्य में। देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न है। हाँ, तो देखिए क्या उत्तर होगा। ये खूबसूरत सा प्रश्न है। जितने सी बोल रहे हैं ना सब गलत बोल रहे हैं, क्योंकि सी वाले रट्टा मारे पड़े हैं, सी वाले रट्टा मारे हैं, सी वाले रट्टा मार के बैठे हैं। अरे भाई, जब कोई देश अवमूल्यन करता है तो मुद्रा का बाह्य मूल्य कम होता है। ठीक है, मुद्रा का बाह्य मूल्य क्या होता है, कम होता है। और जब मुद्रा का बाह्य मूल्य कम होता है तो जो निर्यात होते हैं वो क्या होते हैं, सस्ते हो जाते हैं। निर्यात क्या होते हैं, सस्ते हो जाते हैं। निर्यात क्या होता है, सस्ता हो जाता है। और आयात क्या होता है, आयात जो होता है वो महंगा हो जाता है। आयात क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। अब बहुत सारे लोग को यही नहीं पता होगा कि मुद्रा का बाह्य मूल्य कम होने का मतलब क्या होता है। तो यार अब इस प्रकार के सेशन में मैं हर चीज कई बार प्रयास करता हूं कि बता दूं। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन यार कितनी बार बताऊं, है ना। जो पुराने वाले होंगे वो कहेंगे कि सर जी एक ही बात है। ठीक है, तो मुद्रा के का बाह्य मूल्य कम हो जाता है तो इससे निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है। तो बार बार मैं कहता हूं कि आप कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा करिए। तो घरेलू मुद्रा के मूल्य में क्या करता है, ये कमी उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। मुझे पता है कि क्यों आप बोल रहे हैं सी। आप सी इसलिए बोल रहे हैं कि उस पे क्या बोलते हैं कि हाँ ठीक है। तो सी आप क्यों बोल रहे हैं, सी क्यों बोल रहे हैं भाई, बताइए थोड़ा कमेंट करके। सी क्यों बोल रहे हैं, सी क्यों बोल रहे हैं। अरे भाई, जब आयात होगा, जब वस्तुओं का आयात होगा तो जाहिर सी बात है कि अब उसी वस्तु के लिए अब आप क्या करेंगे, ज्यादा मूल्य देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, आरबीआई अन्य बैंकों को जिस दर पर ऋण देता है वो दर कहलाता है। अब मैं बार बार बताता हूं कि भाई एक बात आप ध्यान से समझिए, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। मैं बार बार बोलता हूं कि ये रहा आरबीआई अर्थात हमारे देश का केंद्रीय बैंक, ये रहा वाणिज्यिक बैंक, और ये रहे हम लोग अर्थात जनता, ये रहे हम लोग अर्थात जनता। तो जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को ऋण देता है तो इस पे जो दर वसूल करता है उसे बैंक दर कहा जाता है, बैंक दर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे अल्पकाल की बात नहीं होती है। ठीक है ना। तो आरबीआई जब वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है और इस पे जो दर वसूल करता है उसे बैंक दर कहा जाता है। और जब हम लोग बैंक से लेन देन करते हैं तो उसे ब्याज दर कहा जाता है। सॉरी, तो हम लोग ब्याज दर की बात करते हैं। लेकिन जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है तो वो जो दर वसूल करता है उसे बैंक दर कहा जाता है। लेकिन अगर जो आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को अल्पकाल के लिए ऋण दे रहा है, अल्पकाल के लिए, तो अगर जो अल्पकाल की बात होती है तो ये रेपो रेट हो जाएगा, रेपो रेट। ठीक है, तो अगर जो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकाल के लिए ऋण दे रही है तो उसे रेपो रेट कहेंगे। तो अगर जो अल्पकाल शब्द का प्रयोग होगा तो रेपो रेट हो जाएगा। वहीं अगर जो वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को अल्पकाल के लिए ऋण दे रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है, तो नगद आरक्षित अनुपात का मतलब यह होता है कि कोई बैंक है उसकी कुल जमा का कुछ प्रतिशत उसे आरबीआई के पास रखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई बैंक है
उसके पास 100 रुपए है, तो 100 रुपए का कुछ प्रतिशत क्या होगा, आरबीआई के पास वो रखेगा। वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है, तो वैधानिक तरलता अनुपात का मतलब ये होता है कि एक बैंक जो है वो अपनी कुल जमा का कुछ प्रतिशत स्वयं अपने पास रखेगा, और इस पे ये कौन निर्धारित करता है, ये आरबीआई निर्धारित करता है, अर्थात देश का केंद्रीय बैंक निर्धारित करता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, रेपो रेट आरबीआई अन्य बैंकों को जिस दर पे ऋण देता है वो दर कहलाता है। बताइए भाई, तो ये तो बैंक दर हो जाएगा ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल, क्योंकि यहाँ पे अल्पकाल की तो बात हो नहीं रही है। अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि अल्पकाल की बात हो रही है, तो अल्पकाल की बात कहाँ पे मेंशन किया है, यही वाली तो बात हो रही है ना, बैंक दर, कि आरबीआई अन्य बैंकों को जिस दर पे ऋण देती है उसे बैंक दर कहा जाता है। तो वही तुम्हें बोल रहा था कि आरबीआई जब बैंकों को ऋण देती है, वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है, और वहां पे अल्पकाल की बात नहीं होती है, तो जो दर वसूल करती है उसे बैंक दर कहा जाता है। लेकिन आरबीआई जब वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है लेकिन अल्पकाल के लिए ऋण देती है तो उसे रेपो रेट कहा जाता है, और वाणिज्यिक बैंक जब अल्पकाल के लिए आरबीआई को ऋण देता है तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, सभी लोग लाइक और शेयर तो कर दो यार, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं लेकिन फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या इतना कम क्यों है भाई। चलिए, हेक्सर ओलिन साहब आ गए। हेक्सर ओलिन साहब कहते हैं कि दो देश साधन भिन्नता में अंतर के कारण आपस में व्यापार करते हैं, या साधन प्रचुरता में भिन्नता के कारण दो देश आपस में व्यापार करते हैं। हेक्सर ओलिन ने क्या कहा था ना कि देखिए भैया, जो श्रम है, सॉरी, जो दो देश हैं और दो ही वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बात आती है कि सर जी दो ही वस्तुओं का क्यों उत्पादन करते हैं। तो भाई ये सैकड़ों साल पहले लिखी गई थियरी है, और थियरी को आसान बनाने के लिए ये लोग दो वस्तु और दो उत्पादन के साधनों को ले लेते हैं। तो हेक्सर ओलिन ने क्या बोला था, कहा था कि दो देश साधन संपन्नता में भिन्नता के कारण आपस में व्यापार करते हैं। जैसे कि जैसे, हाँ ठीक है, पहले आप करिए इस प्रश्न का उत्तर। जैसे मान लीजिए अमेरिका है, ठीक है, तो मान लीजिए कि अमेरिका है और भारत है, अमेरिका है और भारत है, तो अमेरिका के पास भी श्रम है और पूंजी है। अमेरिका के पास भी उत्पादन के दो साधन है, एक है श्रम और दूसरी है पूंजी। और भारत के पास भी उत्पादन के दो साधन है, एक है श्रम और दूसरी है पूंजी, एक है श्रम और दूसरी है पूंजी। तो ऐसी स्थिति में अगर भारत में श्रम ज्यादा मात्रा में विद्यमान है तो भारत को श्रम का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करके अमेरिका को निर्यात करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भारत में श्रम ज्यादा है। और वहीं अमेरिका के पास अगर जो पूंजी ज्यादा है तो अमेरिका को पूंजी प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करके भारत को निर्यात करना चाहिए, ठीक है। तो जिस देश के पास जो साधन प्रचुर मात्रा में विद्यमान है उसी का प्रयोग करके उसे व्यापार करना चाहिए। तो अमेरिका के पास भी श्रम और पूंजी है, भारत के पास भी श्रम और पूंजी है। तो अमेरिका के पास, चूंकि अमेरिका पूंजीवादी देश है, तो अमेरिका के पास अगर जो पूंजी ज्यादा है तो पूंजी प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करके अमेरिका को पूंजीगत वस्तुओं का निर्यात करना चाहिए। और भारत के पास श्रम ज्यादा है, पूंजी नहीं है, तो भारत को श्रम प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करके इसका निर्यात करना चाहिए, ठीक है। लेकिन वही जब लियोनतिफ साहब आते हैं तो इन लोगों की क्या कर देते हैं, आलोचना कर देते हैं। वो कहते हैं कि भैया अमेरिका पूंजी प्रधान देश है लेकिन फिर भी श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात कर रहा है और पूंजी प्रधान वस्तुओं का आयात कर रहा है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर, तो साधन गहनता प्रतिलोम होता है, देयर इज नो डाउट। अभी मैं बता रहा था विभिन्न देशों के साधनों की उपलब्धता में अंतर होता है, इसी कारण दो देश आपस में व्यापार करते हैं। और क्या भाई, और विभिन्न देशों में किसी एक उत्पाद की उत्पादन फलन में समानता होती है, सिमिलरिटी बिटवीन द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड डिफरेंट कंट्री। हाँ ठीक है,
तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि विभिन्न देशों में किसी एक उत्पाद की उत्पादन फलन में समानता होती है, सभी लोग का उत्तर ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक कहलाता है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। ईच एंड एवरी डे आपकी क्लास होती है शाम को 7 बजे से 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूं, और ये सारे प्रश्न आपको एग्जामिनेशन हॉल में डायरेक्ट मिलेंगे, बशर्ते मेहनत करिए, पढ़िए। चलिए, खुशी सिंह जी, प्रियांशु जी, सदानंद जी, राजेश जी, अफजल जी, राधे कृष्ण जी, बहुत तेजी से उत्तर आने लगता है आप लोगों का। मैं नाम नहीं पढ़ पाता हूं, इतना तेजी से आप लोग का उत्तर आता है। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आप बेल आइकन दबा लेते हैं तो जब भी मैं क्लास लेता हूं आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। तो जो भी नया स्टूडेंट है या पुराना स्टूडेंट है, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए, अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया है तो। क्या उत्तर आ रहा है? बी की बात बोल रहे हैं, विश्व बैंक की बात बोल रहे हैं। तो अंतरराष्ट्रीय विकास एवं अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की बात करें, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये विश्व बैंक कहलाता है। और विश्व बैंक जो है वो कई संस्थाओं से मिलकर के बना है। कितनी संस्थाओं से मिलकर के बना है? कमेंट करके सभी लोग बताइए मुझे, ठीक है। खास करके 5 संस्थाएं, कौन कौन सी है? पहला है अंतरराष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक, IBRD। दूसरा क्या है? IDA अर्थात अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, जिसे विश्व की सुलभ ऋण खिड़की हम बोलते हैं। उसके बाद हम क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम अर्थात IFC, बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्था अर्थात मीगा। और तीसरा लास्ट वाला जो है वो निवेश विवादों को सुलझाने के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। यही 5 संस्थाएं मिलकर के विश्व बैंक का निर्माण करती हैं। विश्व बैंक और IMF की स्थापना एक साथ होती है, इस बात को समझ लीजिएगा, बहुत लोग गलती करते हैं। विश्व बैंक और IMF को जुड़वा संस्थाएं कहते हैं, ठीक है। विश्व बैंक और IMF को क्या बोलते हैं? जुड़वा संस्थाएं कहते हैं, क्योंकि इन दोनों की स्थापना 1945 में होती है। लेकिन विश्व बैंक जो है वो ठीक एक वर्ष बाद कार्य प्रारंभ कर देता है। 1945 में विश्व बैंक की स्थापना होती है IMF के साथ, और विश्व बैंक 1946 में कार्य करना शुरू कर देता है। लेकिन IMF की स्थापना 1945 में ही होती है विश्व बैंक के साथ, लेकिन ये ठीक 2 वर्ष बाद कार्य शुरू करता है 1947 में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो विश्व बैंक और IMF अर्थात अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को जुड़वा संस्थाएं भी कहते हैं या जुड़वा बहनें भी कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि दरिद्रता का विकास किससे संबंधित है? एक लाइन में बताऊंगा, पूरी जिंदगी भर आपको भूलेगा नहीं, पूरी जिंदगी भर भूलेगा नहीं, बस मेरे शब्दों को ध्यान से सुन लीजिएगा। दरिद्रता की विकास कौन करता है? दरिद्रता की विकास की अवधारणा को किसने विकसित किया? तो जगदीश भगवती ने किया। क्या कहा? तो उन्होंने ये कहा कि एक विकासशील देश है, ठीक है, एक क्या है? विकासशील देश है, और दूसरा विकसित देश है, विकसित देश है। तो जब विकासशील देश विकसित देश से व्यापार करता है, विकासशील देश जब विकसित देश से व्यापार करता है, तो चूंकि विकासशील देश के पास तकनीकी तो होगी नहीं, विकासशील देश के पास कच्चे माल होंगे, और विकसित देश के पास तकनीकी होगी, टेक्नोलॉजी होगी। तो जो विकासशील देश होगा तकनीक होगी, तो जो विकासशील देश होगा उसके पास कच्चे माल होंगे, इसके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी। अगर जो टेक्नोलॉजी होती तो ये विकासशील क्यों होता? तब तो ये विकसित हो जाता। अगर जो टेक्नोलॉजी होती तो विकासशील क्यों होता? तब तो विकसित हो जाता। तो अगर विकासशील देश विकसित देश से व्यापार करता है, तो विकासशील देश या अल्प विकसित देश अपने देश में उपलब्ध कच्चे मालों का निर्यात करते हैं। कच्चे माल का क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। किसको? विकसित देश को। और ये जो विकासशील देश या जो अल्प विकसित देश होते हैं, अगर जो दीर्घकाल तक ऐसा करते रहे
तो एक समय ऐसा आएगा कि उस देश के जो विकासशील देश या अल्प विकसित देश के जो संसाधन होंगे वो समाप्त हो जाएंगे। अगर जो दीर्घकाल तक ऐसा होता रहा तो जब समाप्त हो जाएंगे तो ये जो विकासशील देश है या जो अल्प विकसित देश है वो दरिद्र हो जाएगा। तो इसी को उन्होंने दरिद्रता का विकास कहा। तो दरिद्रता की विकास की अवधारणा जगदीश भगवती ने दिया था। क्या बोला था? बोला था उन्होंने कि विकासशील देशों के पास कच्चे माल होते हैं और विकसित देशों के पास टेक्नोलॉजी होती है, तकनीकी होती है। तो विकासशील देश जब विकसित देश से व्यापार करेगा तो विकासशील देश कच्चे माल का निर्यात करेगा, और अगर जो विकासशील देश कच्चे माल का निर्यात लंबे समय तक करता रहता है तो विकासशील देश में क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब कच्चा माल खत्म हो जाएगा, और जब कच्चा माल खत्म हो जाएगा तो उसके पास निर्यात करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, फिर वो देश क्या हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला, एक देश के भुगतान संतुलन में घाटे को दूर किया जा सकता है। बताइए भाई, प्रियांशु जी, राजवीर जी, सुंदरी कुमारी जी, प्रदीप जी, सदानंद मिश्रा जी, प्रीति जी, नैना यादव जी, सभी लोग निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है, बहुत कम है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? तस्नीम खान जी, अक्षय जी, चंद्रजीत यादव जी, पारस दास जी, राजन सिंह जी, अंकित खन्ना जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, ज्योति चौरसिया जी, सदानंद मिश्रा जी, नौसाद अली जी, मोहम्मद साहिद नूरी जी, अक्षय जी, संध्या पांडे जी, सर्वेश कुमार जी, खुशी सिंह जी, राकेश जी, सुंदरी कुमारी जी, भगवंती जी, गुंजा मौर्य जी, ठीक है, सब पिंकी जी, सभी लोगों से निवेदन है बहुत तेजी से आप लोग का उत्तर आने लगता है। सबका नाम पढ़ना तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए, कि एक देश के भुगतान संतुलन के घाटे को दूर कैसे किया जा सकता है। एक देश का भुगतान असंतुलन कैसे क्रिएट होता है। अगर जो हम आपसे ये कहें कि किसी देश का भुगतान असंतुलन की स्थिति में विद्यमान है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम निर्यात कम कर रहे हैं, अर्थात अपने देश में निर्मित वस्तुओं को विदेशों में ले जाकर के कम बेच रहे हैं, जिससे हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति नहीं हो रही है। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति नहीं हो रही है, प्राप्त नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि निर्यात हम कम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर जो हम आयात ज्यादा कर रहे हैं तो अगर जो हम आयात ज्यादा कर रहे हैं तो हमें विदेशी मुद्रा का त्याग ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है। विदेशी मुद्रा का त्याग हम करते हैं, ठीक है। तो जब हम निर्यात करते हैं अर्थात अपने देश में निर्मित वस्तुओं को दूसरे देश में जब ले जाकर के हम बेचते हैं और आयात हमारा कम है अर्थात दूसरे देश में निर्मित वस्तु हमारे देश में जब आकर के बिकती है तो हमारा निर्यात कम होगा, तो जाहिर सी बात है कि हम कम वस्तुओं को बेचेंगे तो कम हमें विदेशी मुद्रा मिलेगा। और आयात हमारा ज्यादा है तो हम ज्यादा आयात कर रहे हैं तो ज्यादा विदेशी मुद्रा का त्याग करेंगे। तो ऐसी स्थिति में भुगतान असंतुलन की समस्या क्रिएट हो जाएगी। तो हमें क्या करना होगा? हमें इस निर्यात को बढ़ाना होगा, हमें निर्यात और आयात की मात्रा को क्या करना होगा? बराबर करना होगा। तो ऐसी स्थिति में निर्यात बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि स्वर्ण के निर्यात में वृद्धि कर सकते हैं। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ता है? भुगतान असंतुलन कब होता है? तभी तो होता है ना कि जब असंतुलन की स्थिति क्या होती है? निर्यात कम हो, आयात ज्यादा हो। तो यहाँ पे क्या होता है? असंतुलन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? संतुलन कब होगा? जब निर्यातों की मात्रा बराबर हो जाए किसके? आयात के। तो यहाँ पे क्या होगा? संतुलन की स्थिति विद्यमान होगी। तुलन। और कब देश को लाभ मिलेगा? जब हम निर्यात ज्यादा करें, निर्यात ज्यादा करें और आयात कम करें। तो ऐसी स्थिति में हमारी भुगतान संतुलन की बात करें तो ये हमारे लिए क्या होगा? अनुकूल होगा, अनुकूल होगा। तो जितने लोग भी निर्यातों स्वर्ण के निर्यात के द्वारा अर्थात हमें निर्यात बढ़ाना है तभी तो ये कंडीशन पाएंगे, आयात इज इक्वल आयात जब बराबर होगा निर्यात के। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला,
प्रशुल्क के कारण क्या होता है? प्रशुल्क अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर जी प्रशुल्क समझ में आता नहीं है। अरे भाई, जिसे कर कहा जाता है ना, वही प्रशुल्क है। लेकिन कर और प्रशुल्क में एक मूलभूत अंतर क्या होता है? तो जब आयातित और निर्यातित वस्तुओं के ऊपर कर लगाया जाता है तो उसे प्रशुल्क बोला जाता है। जब आयातित किसी दूसरे देश से वस्तु आ रही है, आपके देश में बिक रही है, या निर्यातित आपके देश में वस्तु निर्मित हो रही है, दूसरे देश में जाकर के बिक रही है, तो आयातित और निर्यातित वस्तुओं पे जब टैक्स लगाया जाता है तो उसे ही प्रशुल्क कहा जाता है। आयातित और निर्यातित वस्तुओं पे जब कर लगाया जाता है तो उसे ही प्रशुल्क कहा जाता है। तो चलिए बताइए कि प्रशुल्क के कारण क्या क्या देखने को मिल सकता है? तो घरेलू उत्पादकों के अतिरेक में वृद्धि होगी। क्या यह बात सही है? घरेलू उत्पादकों के अतिरेक में वृद्धि होगी। ठीक है। अब ये देखिए, ये प्रश्न जो बनाया है ना, वो पता नहीं किस तरीके से चीजों को सोच के बनाया है। अब देखिए, घरेलू उत्पादकों के अतिरेक में वृद्धि होगी। अरे भाई, जो हमारे एक बात यहाँ पे ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखने योग्य है। एक बात ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि भारत सरकार जो है वो निर्यात पे ना के बराबर प्रशुल्क लगाती है। लेकिन अब देखिए, गलती, इस प्रश्न को थोड़ा सा ठीक तरीके से समझिए, है ना। देखिए, घरेलू उत्पादकों के अतिरेक वृद्धि होगी। अगर जो सरकार प्रशुल्क लगाएगा, सरकार अगर जो टैक्स लगाएगा, तो अतिरेक में कैसे वृद्धि होगी भाई? अब आयोग ये कह सकता है कि हम तो ये बात कर रहे हैं कि अगर जो प्रशुल्क बढ़ाया जाएगा तो आयात की मात्रा कम होगी। अगर जो सरकार प्रशुल्क लगाएगी तो आयात कम होगा, और जब आयात कम होगा तो जो घरेलू उत्पादक होंगे उनके लाभ में वृद्धि होगी, है ना। ये बात आयोग कह सकता है। ठीक है। सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी, ये तो 100% तय है। ये बात तो 100% ठीक है, ये तो होगा ही। सरकार जब कर लगाएगा, प्रशुल्क लगाएगा, तो सरकार के राजस्व में वृद्धि तो होगी ही होगी। राजस्व में क्या हो जाएगी? वृद्धि होगी ही होगी। और घरेलू उपभोक्ताओं के अतिरेक में कमी आएगी। बात तो ये भी ठीक है कि घरेलू उपभोक्ताओं, अगर जो आयातित वस्तु के ऊपर सरकार कर लगाती है तो जाहिर सी बात है कि अब उस वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी, और जब उस वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो उपभोक्ताओं की अतिरेक में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। आयोग ने भी इसका उत्तर क्या माना है? डी माना है। और इसी तरीके से माना है कि घरेलू उत्पादकों के अतिरेक में वृद्धि इसलिए होगी क्योंकि प्रशुल्क जब लगेगा तो आयात की मात्रा कम हो जाएगी, आयात की मात्रा कम होगी तो घरेलू उत्पादकों के अतिरेक में वृद्धि हो सकती है। सो ऑप्शन नंबर डी। अगला, कि एक देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया को डब्ल्यू रोस्टो ने कितने अवस्थाओं में बांटा था? तो अगर जो आप आर्थिक विकास की अवधारणा पढ़े होंगे, एप्लीकेशन पे शायद मैंने पढ़ाया है इस बात को, आर्थिक विकास की अवधारणा को, शायद ये टॉपिक हो गया है, जो लोग एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं उनको पता होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था, एक लाइन में बताऊंगा, जिंदगी भर याद रहेगा, बस हमारी बात को सुन लीजिएगा। तो एक हुए प्रोफेसर रोस्टो साहब, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें इन्होंने कहा था कि चाहे कोई भी अर्थव्यवस्था है, चाहे अमेरिका की अर्थव्यवस्था है, चाहे भारत की अर्थव्यवस्था है, चाहे नेपाल की अर्थव्यवस्था है, चाहे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था है, उसे आर्थिक विकास के स्तर पे 5 चरणों से होकर के गुजरना पड़ेगा। कितने चरणों से होकर के गुजरना पड़ेगा? 5 चरणों से होकर के गुजरना पड़ेगा। पहला जो चरण होगा वो होगा परंपरागत समाज। परंपरागत समाज की वह अवस्था होती है जहां पे लोग आर्थिक क्रियाएं नहीं करते हैं, मांग व पूर्ति अपने न्यूनतम बिंदु पे होती है। बस लोग गांवों में निवास करते हैं, इधर उधर जिंदगी जीते हैं, उनको बहुत ज्यादा जिंदगी में किसी वस्तु का उत्पादन करने या किसी वस्तु को प्राप्त करने की चाह नहीं होती है। जैसे भारत देश ही जब होगा एक समय पे,
तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कुछ नहीं करना चाहते होंगे कि बस थोड़ा बहुत फसल उगा लेंगे, घर पे बैठे रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, हमारा काम चल जाएगा। तो पहली स्थिति जो होती है वो परंपरागत समाज, इसमें अमेरिका भी रहा होगा, ठीक है, या जो पिछड़े देश हैं वो अभी भी इसी अवस्था में है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इसी अवस्था में, उनको टेक्नोलॉजी से कोई मतलब नहीं, अभी भी वो भूखमरी के शिकार है। तो परंपरागत समाज ये पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था उन्होंने कहा था आत्मस्फूर्ति की पूर्व की अवस्था, आत्मस्फूर्ति की पूर्व की अवस्था। इसका मतलब क्या कहा था कि अब अर्थव्यवस्था में थोड़ा बहुत विकास हो चुका है और अब थोड़ा बहुत मांग व पूर्ति बढ़ रही है। उसके बाद तीसरी स्थिति में उन्होंने कहा आत्मस्फूर्ति की अवस्था। ये क्रम से याद रख लीजिए क्योंकि प्रश्न में पूछा जाता है। आत्मस्फूर्ति की अवस्था, अब यहाँ पे मांग व पूर्ति क्रियाशील हो रहा है, अवस्था, ठीक है। उसके बाद चौथी अवस्था में बताया था उन्होंने अग्रसरता की बात की थी, परिपक्वता की ओर अग्रसर, परिपक्वता अग्रसर, ठीक है, कि अब अर्थव्यवस्था परिपक्वता की ओर अग्रसर होगी, अर्थात अब मांग व पूर्ति बहुत तेजी से होगा और आर्थिक क्रियाएं क्रियाशील होगी अर्थव्यवस्था में। और पांचवा उन्होंने अत्यधिक उपभोग या समृद्धि की अवस्था कहा। तो जो विकसित देश है ना वो यही पांचवी स्थिति में है, समृद्धि की अवस्था में, जैसे अमेरिका हो गया, जैसे कनाडा हो गया, ये सब समृद्धि की अवस्था में। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, तो याद रखिएगा कि प्रोफेसर रोस्टो ने आर्थिक विकास की 5 अवस्थाओं को बताया था। कहाँ पे बताया था? किस पुस्तक में बताया था? द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में पहला परंपरागत समाज की अवस्था, दूसरा आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था, तीसरा आत्मस्फूर्ति की अवस्था, चौथा परिपक्वता की ओर अग्रसर और पांचवा अत्यधिक उपभोग अर्थात समृद्धि की अवस्था। अगला, कि हैरड के आर्थिक समृद्धि मॉडल में उत्पादन फलन का स्वरूप क्या होता है? और देखिए हमारे इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। जो लोग भी इकोनॉमिक्स के कंप्लीट थियरी को ज्वाइन करना चाहते हैं वो यथाशीघ्र ज्वाइन कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं और सभी बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सभी कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में दिए जा रहे हैं। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है, एक क्रम से थियरी नहीं पढ़ते हैं, तब तक बहुत कंफ्यूजन की स्थिति आपको विद्यमान होती है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट आपको थियरी पढ़ाई जा रही है, एक क्रम से थियरी को पढ़ते रहिए। लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ेंगे बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स दिया जा रहा है ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़ते रहिए, दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, समय समय पर टेस्ट दीजिए, देखिए कि गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपकी करवाई जा रही है। सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है, बस आप ईमानदारी से इन सारे कंटेंट को एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं भी इधर उधर से आपको कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस इतना आप फॉलो कर लीजिए, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता अर्जित कर सकते हैं। एडमिशन ओपन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या अगर जो डायरेक्ट कोर्स को नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर, किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है सर? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि स्थिर साधन अनुपात वाला, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि हैरड के आर्थिक समृद्धि मॉडल में उत्पादन फलन का स्वरूप क्या होता है? स्थिर साधन अनुपात वाला, ठीक है। और क्या याद आने चाहिए? स्थिर साधन अनुपात, स्थिर बचत अनुपात और श्रम शक्ति की स्थिर वृद्धि दर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला, कि हैरड के आर्थिक समृद्धि मॉडल में संतुलन समृद्धि दर को प्राप्त किया जा सकता है। ये तो बच्चों वाला प्रश्न है, अब जो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उसके लिए बच्चों वाला प्रश्न।
क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है। तो हैरेड के आर्थिक समृद्धि मॉडल में संतुलन समृद्धि दर को प्राप्त कहां पे किया जा सकता है? वहीं पे तो जहां पे बचत और निवेश में समानता होगी। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, राष्ट्रीय विनिवेश निधि संबंधित है। अब बहुत सारे लोगों को विनिवेश क्या होता है ये नहीं समझ में आता है। विनिवेश क्या होता है कमेंट करके बताइए मुझे तो सभी लोग। ठीक है। तो एक लाइन में विनिवेश क्या होता है सभी लोग कमेंट करके बताओ, ये बहुत जरूरी चीज है। ये बहुत जरूरी चीज है, आपके पेपर में बार बार ये शब्द आता है विनिवेश विनिवेश, मैक्सिमम लोग को नहीं पता होगा। तो सार्वजनिक उद्यमों में सरकार की अंशधारिता में कमी लाना विनिवेश कहलाता है। ठीक है। सार्वजनिक उद्यमों में सरकार की अंशधारिता में कमी लाना विनिवेश कहलाता है। विनिवेश कहलाता। ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है। अर्थात विनिवेश सार्वजनिक उद्यम को सार्वजनिक उद्यम को निजीकरण के तरफ ले जाता है। निजीकरण के तरफ ले जाता। इसका मतलब आपको समझ में आया कि नहीं आया? सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताइए इसका मतलब आपको समझ में आया कि नहीं आया कि विनिवेश का क्या मतलब होता है। तो विनिवेश का मतलब यह होता है कि सार्वजनिक उद्यमों में सरकार की अंशधारिता में कमी लाना ही विनिवेश कहलाता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ना कि सरकार क्या चाह रही है, सरकार चाह रही है कि विद्युत विभाग को निजीकरण की तरफ हम ले जाए, मतलब अब विद्युत कर्मचारियों को अब हम सरकारी नहीं रखेंगे। जैसे रेलवे हो गया, तो सरकार क्या कर रही है कि रेलवे जो है वो अब धीरे धीरे वो क्या कर रही है कि ठीक है भैया अब हमसे काम नहीं संभल पा रहा है तो एक प्लेटफॉर्म हम किसी निजी व्यक्ति को दे रहे हैं। अर्थात सरकार अब इन चीजों को खुद से ऑपरेट नहीं कर रही है, इन संस्थाओं को खुद से ऑपरेट नहीं कर रही है, निजी पूंजीपतियों के हाथ में दे रही है कि भाई ये आपके हाथ में है, आपको जैसे करना है करो लेकिन व्यवस्था बढ़िया दो। तो यही होता है विनिवेश। तो सार्वजनिक उद्यमों में सरकार की अंशधारिता में कमी लाना विनिवेश कहलाता है। अर्थात विनिवेश सार्वजनिक उद्यम को निजीकरण के तरफ ले जाता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ये बोल रहे हैं ना, सार्वजनिक क्षेत्र से सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा कि राष्ट्रीय विनिवेश निधि जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। वर्तमान समय में विनिर्माण क्षेत्र में लघु इकाइयों के लिए निवेश की सीमा क्या है? तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लघु उद्योग किसे कहा जाएगा? लघु उद्योग। अब देखिएगा इसमें 2015 में एक सुधार आया था, 2015 में इसमें सुधार आया था और डाटा चेंज हो चुका है अभी। ठीक है ना, डाटा क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। ठीक है। तो अब ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है? लघु उद्योग। तो याद रखिएगा कि लघु उद्योग, अब लघु उद्योग ऐसे उद्योग कहलाएंगे जिसमें कम से कम 50 लाख रुपए तक लगे। ठीक है, 50 लाख रुपए। अर्थात अगर जो 50 लाख लगा करके कोई उद्योग आप शुरू कर रहे हैं तो उसे लघु उद्योग कहा जाएगा। क्या हुआ? ठीक है,
ठीक है। लघु उद्योग, हाँ यार, कई सारे प्लेटफॉर्म सरकार बेच रही है, हाँ सही बात। ठीक है, उसके बाद ठीक है, लघु उद्योग का मतलब कि ऐसा उद्योग जिसमें 50 लाख से कम का निवेश हो। ठीक है, नहीं लघु नहीं, सूक्ष्म उद्योग, सॉरी सूक्ष्म उद्योग, देखिए गलती हो गया, सूक्ष्म उद्योग, सूक्ष्म अलग होता है। सूक्ष्म उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिसमें लागत 50 लाख से कम की होती है, और लघु उद्योग ऐसे हैं जो 50 लाख से लेकर के 10 करोड़ के बीच, 10 करोड़ के बीच। ठीक है, तो क्या उत्तर आएगा अब इस प्रश्न का, बता दीजिए मुझे। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सूक्ष्म उद्योग 10 लाख है ना भैया, लघु उद्योग, अच्छा लघुवित पूछ रहा है, ठीक है। तो 50 लाख से लेकर के 10 करोड़ के बीच कहाँ पे है, 50 लाख से 10 करोड़। तो अब ये ई ऑप्शन आप कर लीजिएगा, ठीक है। 50 लाख से 10 करोड़ अब चेंज हो गया है, ठीक है ना, अब चेंज हो गया है। ऑप्शन नंबर कोई भी नहीं होगा, ई ऑप्शन नंबर आप मान लीजिएगा। अगला, अगला कि निम्न में से वर्तमान जनसंख्या नीति का क्या उद्देश्य नहीं है। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लिया करिए, ठीक है। और परीक्षा हर राज्य में है, उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है, ठीक है, बिहार में भी परीक्षा है, बड़ी वैकेंसी आ रही है, झारखंड में भी वैकेंसी आ रही है, मध्य प्रदेश में भी आ रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर आई चुकी है, मतलब हर राज्य में परीक्षा है। ईमानदारी से लग जाइए, मेहनत से लग जाइए, सब कुछ आपका कवर होने वाला है। क्या उत्तर होगा भाई, सी बोल रहे हैं। तो नई जनसंख्या नीति कब आई थी, कोई कमेंट करके बताएगा कि नई जनसंख्या नीति कब आई थी। अरे भाई 2000 में आई थी ना। इसमें क्या कहा गया, क्या कहा गया, जन्म दर को क्या कहा गया ना कि हम दो हमारे दो, लेकिन 2010 आते आते हम दो हमारे एक का प्रावधान आ गया। तो जनसंख्या नीति का उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो संक्रामक रोगों का रोकथाम एवं नियंत्रण। पूरा जनसंख्या नीति अगर जो आप पढ़े होंगे तो ये सब नहीं पढ़े होंगे कहीं पे भी। अगला कि प्रति व्यक्ति आय तथा आय असमानता के स्तर के मध्य संबंध को प्रदर्शित करने वाला वक्र कहलाता है। क्या उत्तर आ रहा है भाई, इजी सी बात है, ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है, इसको तो मैंने कई बार करवाया, एक बार नहीं कई बार। एक पूछा जाता है कि उल्टा यू आकार का कौन सा वक्र होता है सर। क्या उत्तर आ रहा है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कुजनेटस वक्र, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये क्या होगा, ये उल्टा यू आकार का होगा, ठीक है। और कुजनेटस वक्र क्या बताता है, अगर जो मैं आपसे कहूं कि साइमन कुजनेटस साहब ने ये जो वक्र दिया था इसमें क्या कहा था उन्होंने, तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जब कोई देश आर्थिक विकास करता है, जब कोई देश आर्थिक विकास करता है तो प्रारंभिक दौर में, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में जब देश जब देश आर्थिक विकास करता है तो प्रारंभिक दौर में क्या होता है कि उस देश में आय विषमता बढ़ती है, आय विषमता बढ़ती है, लेकिन भविष्य में चल करके दीर्घकाल में ये आय विषमता क्या हो जाती है, स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो ये बात कुजनेटस साहब ने कही थी, तो याद रखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा कि प्रति व्यक्ति आय
तथा आय असमानता के स्तर के मध्य संबंध को प्रदर्शित करने वाले वक्र को कुजनेटस वक्र कहते हैं। और कुजनेटस वक्र के माध्यम से ये प्रस्तुत किया गया कि जब कोई देश आर्थिक विकास करता है तो प्रारंभिक चरण में उस देश के लोगों की आय विषमता बढ़ती है, लेकिन दीर्घकाल में वो आय विषमता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने समृद्धि मॉडल में मुद्रा का उपयोग सबसे पहले किया। मुद्रा का प्रयोग सबसे पहले किया तो 1956 में किसने किया? जेम्स टोबिन ने किया। ऑप्शन नंबर बी। अगला कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री का संबंध संकलन की समस्या से है? संकलन की समस्या किससे है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ठीक है, बी बोल रहे हैं, ठीक है, चलिए ठीक है। तो अगर जो आप विक्सटीट साहब को पढ़े होंगे तो इन्होंने संकलन की समस्या की बात की थी और इसमें बताया था इन्होंने कि यदि विभिन्न साधनों को पुरस्कार उसकी सीमांत उत्पादकता के समान दिया जाता है, यदि विभिन्न साधनों को पुरस्कार उसकी सीमांत उत्पादकता के समान दिया जाता है तो क्या कुल उत्पादन पूर्णतः विभाजित हो जाएगा कि इससे कम होगा या ज्यादा होगा? इसी की बात इन्होंने इस थियरी के अंतर्गत किया था। अगला कि सिटोवास्की विरोधाभास का संबंध है। अभी जी सी बात है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र में आप पढ़ते हैं। कल्याणकारी अर्थशास्त्र क्या है? कल्याणकारी अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव के आर्थिक कल्याण का अध्ययन किया जाता है, जिसमें सबसे पहले हम मार्शल को पढ़ते हैं, फिर पीगू को पढ़ते हैं, फिर आते हैं सबसे पहले हम लोग मार्शल को पढ़ते हैं, उसके बाद पीगू को पढ़ते हैं, ठीक है, पीगू को पढ़ते हैं, उसके बाद पेरेटो का अनुकूलतम सिद्धांत पढ़ते हैं। पेरेटो साहब कहते हैं कि दो व्यक्ति हैं, एक को नुकसान पहुंचाएंगे तभी दूसरे को लाभ पहुंचेगा। उसके बाद हिक्स और सिटोवास्की आते हैं, कहते हैं कि नहीं भैया, दो लोग हैं, ठीक है, लेकिन अगर जो एक को नुकसान होगा तो उसका कंपनसेशन भी हम कर देंगे और दूसरे के लाभ में वृद्धि भी कर देंगे, अर्थात एक को नुकसान भी नहीं होगा, दूसरे की लाभ में वृद्धि भी हो जाएगी। तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र। IRDA का संबंध किससे है? IRDA का, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर दो कर दो यार, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हो। जितने लोग क्लास देख रहे हैं उतना भी लाइक शेयर नहीं है सर, ऐसा क्यों है? फ्री का ज्ञान ले रहे हो क्या आप? बुजुर्गों की बात आपने नहीं सुनी है क्या? हमारे बुजुर्ग का के गए ना कि फ्री का ज्ञान कारगर नहीं होता है। तो अगर जो आप एक लाइक कर देंगे, एक शेयर कर देंगे तो ये ज्ञान फ्री का नहीं होगा। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दिया करिए यार। आप ही के लिए तो मैं बैठा हूँ, 2 घंटे से क्लास ले रहा हूँ, आप ही के लिए तो मेहनत कर रहा हूँ। मैं चाहूंगा तो 1 घंटे में भी क्लास लेकर के खत्म कर दूंगा, लेकिन आप सच में बता दूं कि इकोनॉमिक्स की 1 घंटे की क्लास से आपको बेहतर आउटकम नहीं मिल पाएगा। 1 घंटे की क्लास में आपको मजा ही नहीं आएगा। जब तक थोड़ा बहुत इंजन गर्म होगा तब तक क्लास ही खत्म हो जाएगी। इकोनॉमिक्स की 1 घंटे की क्लास नहीं होती है, मैं सच बताऊं, 1 घंटे की क्लास होती ही नहीं इकोनॉमिक्स की। 2 घंटे में आप लोगों की क्लास लेता हूं और इसमें इकोनॉमिक्स के सभी पार्ट को मैं रिवाइज करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि इतने सारे यूनिट है, सबको टच करना जरूरी है, बार बार रोज टच करना जरूरी है। बस आप मेहनत करिए, मैं हूं आपके साथ। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है सर? क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं। IRDA का संबंध है, ऐसा है कि नहीं है? 1 घंटे में मजा आता है क्या क्लास में? पिछली बार क्लास 1 घंटे में क्या हुआ था, खत्म हो गया था, हमको लगा कि हमने क्लास ही नहीं लिया है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है सर? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए, तो जितने लोग भी औद्योगिक क्षेत्र की बात बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं कि IRDA फुल फॉर्म क्या है इसका? IRDA का फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना कब होती है? 19 अप्रैल 2000 में। 19 अप्रैल 2000 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है, 2000 में। तो IRDA मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है।
और इसका जो संबंध है औद्योगिक क्षेत्र से है। अगला, भारत में आशा योजना आपने भी अपनी जिंदगी में जरूर न जरूर देखा होगा, सुना होगा कि अरे आशा बहन आई थी, ठीक है, अगर जो गांव से बिलोंग करते होंगे तब, नहीं तो ऐसे नहीं, ठीक है। तो ये तो कई बार करवाया हूं यार। ये तो आशा बहनें आती हैं, क्या करती हैं, वो देखती हैं कि जो महिलाएं गर्भवती हैं उनका देखभाल करती हैं, या जो शिशु पैदा हुए हैं उनका वो देखभाल करती हैं, ठीक है, उनको बताती हैं कि किस तरीके से आप स्वस्थ रह सकती हैं, किस तरीके से आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए और अपने बच्चे के स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास से, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से और ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विकास से, उपरोक्त सभी। अगला, कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है, इसलिए इसकी उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है। किसने कहा था, पेरेटो एलन हिक्स साहब ने कहा था ना कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है, इसलिए है क्योंकि इसका गणनावाचक माप संभव नहीं है, अर्थात उपयोगिता को गणना रूपी पैमाने में नहीं मापा जा सकता है। बी, अगला, मांग का नियम बताता है, बच्चों वाली बात है, अब इतना आसान सा प्रश्न है। मांग का नियम बताता है कि जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की मांग में कमी आ जाती है। इजी सी बात है, जब प्याज खरीदने आप मार्केट में जाते हैं, प्याज 80 रुपया केजी होता है, तब प्याज 5 किलो आप नहीं खरीदते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी बात सही है कि जब प्याज की कीमतों में कमी आती है तब आप 5 केजी प्याज खरीद लेते हैं। अर्थात जब वस्तु की कीमत ज़्यादा होगी तो उस वस्तु की मांग कम करेंगे। अगर जो 80 रुपया प्रति केजी प्याज है, अर्थात कीमत ज़्यादा है, तो आप मांग कम करेंगे, और अगर जो कीमत कम है, 10 रुपया केजी प्याज है, तो आप 5 किलो खरीद के लाएंगे। तो बच्चों वाली बात है, ये भी कोई पढ़ाने वाला प्रश्न है क्या भाई। अगला, तटस्थता वक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, ये भी बच्चों वाली बात है। तो 1934 में हिक्स साहब ने किया था, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, कि आर्थिक सिद्धांतों में सेटरिस पेरिबस शब्द का प्रयोग बताता है। ये रुकने वाला प्रश्न नहीं है कि मैं रुक जाऊं, ठीक है, ये रुकने वाला प्रश्न नहीं है कि मैं रुक जाऊं कि आप सोचो समझो फिर करो। सेटरिस पेरिबस का मतलब होता है अन्य बातें समान रहे। जैसे आप बहुत सारे थियरी को पढ़ते हैं ना, तो वहां पे लिखा रहता है ना कि अन्य बातें समान रहे, तो यदि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाए तो मांग पे क्या असर पड़ेगा। तो सेटरिस पेरिबस का मतलब होता है कि अन्य बातें समान रहे। अगला, कि काब डगलस उत्पादन फलन में उत्पादन के साधनों की प्रतिस्थापन की लोच होती है। तो काब डगलस उत्पादन फलन की बात करें तो काब डगलस साहब ने कहा था कि उत्पादन के दो साधन होते हैं, एक होता है श्रम, ठीक है, उत्पादन के दो साधन होते हैं, एक होता है श्रम और दूसरा होता है पूंजी। श्रम का 3/4 भाग लगा होता है, पूंजी का 1/4 भाग लगा होता है, प्रतिस्थापन की लोच जो होती है वो इकाई के बराबर होती है। अगला, कि हिग्स का व्यापार चक्र का सिद्धांत आधारित है, ठीक है, हिग्स का व्यापार चक्र सिद्धांत आधारित है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, कुछ कह रहे सर जी यही स्पीड बढ़िया है, अरे पुराने वाले बच्चों के लिए तो ये स्पीड ठीक है, लेकिन जो नए बच्चे आए हैं उनको कैसे समझ में आएगा, ठीक है, तो परेशान ना होइए, सारे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन जरूर होगा, ठीक है। तो हिग्स का व्यापार चक्र का सिद्धांत किस पे आधारित है, तो गुणक और त्वरक की अंतःक्रिया पे आधारित है। अब ऐसे प्रश्नों के लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक लाइन में इन प्रश्नों को बताया और समझाया नहीं जा सकता है। सीधी सीधी बात है, ठीक है, सीधी सीधी बात है कि जो आधुनिक अर्थशास्त्री हुए जिसे हिग्स और सैमुअल्सन के रूप में हम जानते हैं, हिग्स और सैमुअल्सन ने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि राष्ट्रीय आय तथा आर्थिक क्रियाओं में विस्तार तथा संकुचन जो होता है वो गुणक व त्वरक की अंतःक्रिया पे आधारित होता है। अब गुणक याद करिए कि गुणक की अवधारणा सर्वप्रथम रोजगार गुणक के रूप में आरिफ खान ने दिया था, ठीक है, विकसित किया निवेश गुणक के रूप में किन साहब ने। त्वरक की बात समझिए, त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम अफ्तेलियन ने दिया था, विकसित किसने किया था, जेबी क्लार्क ने। सब बातें दिमाग में घूमनी चाहिए, नहीं घूम रही है कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं ठीक से पढ़ेंगे तब तक चीजें क्या हो पाएंगी, नहीं बेहतर हो पाएंगी, बस कंफ्यूजन की स्थिति में विद्यमान रह जाएंगे। चलिए, तो 1991 में एक कमेटी गठित की गई थी कर संरचना में सुधार के लिए। कौन सी कमेटी गठित की गई थी, तो वो थी चलैया कमेटी। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों, आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के
मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जाते हैं और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाए जाते हैं। इसकी लाइव क्लास होती है। इन केस लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है। अर्थात आपको यहाँ पे थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़िए, थियरी पढ़ लेंगे ठीक से तो सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। तो कंप्लीट आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट अर्थात थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास में नहीं जुड़ेंगे तो बाद में रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा। कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। नोट्स पढ़ना बहुत जरूरी है। रोज 1 घंटे नोट्स पढ़िए जब तक सिलेक्शन नहीं मिल जाता है। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। सप्ताह में 1-2 टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपकी करवाई जा रही है। मतलब सब कुछ मेरे द्वारा आपको कवर कराया जा रहा है। आपको अलग से कुछ भी कवर करने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स के सभी बैचेज उपलब्ध हैं लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है। बिहार में बीपीएससी 4.0 के लिए अर्थात बिहार में टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है। उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है। यूजीसी नेट का अलग बैच है। झारखंड में टीजीटी पीजीटी और जेट के लिए अलग अलग बैच अवेलेबल है। मध्य प्रदेश में टेट के लिए और सेट के लिए अलग अलग बैच अवेलेबल है। सेट और टेट के लिए उत्तराखंड में आपको लेक्चरर के लिए और एलटी ग्रेड के लिए अलग अलग बैच मिल जाएगा। अलग अलग राज्यों में एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, हरियाणा पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में सेट के लिए, मतलब हर परीक्षाओं के लिए आपको यहाँ पे बैच मिल जाएगा। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं, या आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम की है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी इंक्वायरी है आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।